हेलो एवरीवन, आज हम लोग एचसीएफ का एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और एचसीएफ में जितने भी क्वेश्चन आज बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। और एचसीएफ में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार जो सीजीएल और सीपीओ में आए हुए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या तरीका कैसे सॉल्व करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मतलब को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपस में को प्राइम होते हैं। तो 3 सह अभाज्य संख्याएं, पहली दो संख्याओं का मल्टीपल आपको 551 दिया हुआ है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1073 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं का आपसे योग पूछा हुआ है। जैसे 3 संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 संख्याएं हैं, इन दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 551। और इन दोनों का गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है? 1073 आपको, ठीक है। तीनों संख्याओं का आपसे सम पूछा हुआ है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? पहली बात तो आपको इन दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे? इन दोनों का HCF आप निकालेंगे तो आप पहली बात तो डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखते हैं क्या है। डिफरेंस है आपका 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 5 गया 5, 522। अब आप ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं? तो ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। अब आप देखेंगे कि 522 का कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि इसको और इसको दोनों को ब्रेक कर रहा होगा, दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो आप बताइए 522 का फैक्टर हम क्या करें ताकि उन दोनों से ब्रेक हो जाए? तो आप कहेंगे अगर हम 522 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका एक फैक्टर क्या आएगा बताइए? 261 आएगा इसका एक फैक्टर। इसके बाद इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 261 ही तो होगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 261 मिलेगा, ठीक है। तो आप बताइए क्या 261 इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर 3 से डिवाइड करके इसका अगला फैक्टर देखते हैं। तो जब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 से इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 17 × 51, 3 चौके 12, 174 मिल रहा है। 174 मिल रहा है। तो क्या 174 इसको डिवाइड करेगा कि एक इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं। तो अगली संख्या आपको मिलेगी 4। फिलहाल 4 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, 4 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि अंतिम दो संख्याएं 4 से होनी चाहिए। तो 4 से वैसे भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। 6 से चेक करते हैं। तो 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसका अगला फैक्टर क्या मिलेगा? 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42, 87 मिल गया। अब 87 से आप इसको देखेंगे कि क्या ये कट रहा है? तो इसका इकाई का अंक 7 और इसके इकाई का अंक 1 है। तो किस संख्या से गुणा करें ताकि यह कट जाए? तो आप ये जानते हैं कि अगर यहाँ मल्टीपल 3 लगाएंगे तभी इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो 87 × 3 करेंगे तो लगभग कितनी बार आप 250 के करीब जाएंगे, 551 के करीब तो जाएंगे नहीं। इसका मतलब 87 भी नहीं हो सकता इसका फैक्टर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 87 में क्या छिपा हुआ है? प्राइम नंबर 29। 87 मतलब क्या होता है? 29 × 3 ही तो होता है। तो 29 से ट्राई कर लेते हैं कि दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो 29 से अगर आप ट्राई करेंगे, चलिए देखते हैं, ये सब हटा देते हैं। 29 से ट्राई करते हैं। आपको 29 एक फैक्टर मिला इसका। 29 से अगर हम ट्राई करेंगे तो आप बताइए 551 क्या 29 से डिवाइड हो रहा है? तो आप ये देखेंगे कि 29 को कितने टाइम से लेके जाएं ताकि 551 मिल जाए। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, अगर आप यहाँ पे कितनी बार लेके जाएं? 9 बार लेके जाएं तो 9 × 9 = 81, इसका मतलब 19 बार लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। 19 बार अगर आप लेके जाएं तो आप देखिए कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप 20 टाइम लेके जाते, 19 को क्या लिख सकते हो आप? 20 - 1 भी तो लिख सकते हो। तो इसको इस प्रकार कर लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। तो क्या मिल जाएगा? 29 दूनी 58, 580 - 29। तो क्या 551 मिल रहा है? 100% 551 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? 29 × 19 है, ठीक है। 29 × 19 है। इसको भी 29 से डिवाइड करके अगला नंबर पता लगा लीजिए। पहला नंबर तो आपको पता लग गया कि पहला नंबर है 19, दूसरा नंबर है क्या? 29। एक चीज आपको ये समझना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं चीजों को, इसका जो HCF होगा वो हमेशा तीनों संख्याओं में मिडिल नंबर होगा, ठीक है। जब आप
HCF से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पहला नंबर मिलेगा, जब आप HCF से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा। इन दोनों का जो HCF होगा वो हमेशा मिडिल नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर से समझिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। या अगर आपको HCF निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, जो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया हुआ है। 551 को 1073 से डिवाइड कीजिए, तब भी आपको HCF क्या मिलेगा? 29 ही मिलेगा। तो अगर आप इसका HCF निकालते कितने टाइम्स जाएगा आप बताइए? एक बार जाएगा, 551 आ गया यहाँ पे, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 522। यहाँ पे फिर 551 लिख देंगे, एक बार जाएगा 522, कितना आ रहा है? 29 आ जाएगा। 9 2 11 की खासी लिख, 2 2 4 1 5 29। फिर ये 522 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ये कितनी बार जाएगा? 29 29 इक्यानम 29, कितना मिल रहा है? 23 मिल रहा है। यहाँ पे 2 उतार लेते हैं, कितनी बार जाएगा? 29 8 9 72, 8 बार जाएगा। 8 9 72 के 2 हासिल 8 19 16 7 23। ठीक, कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका HCF क्या मिल गया? 29 मिल गया। अब मैंने आपको बताया, इसको हम हटा दे रहे हैं। डिवीजन मेथड द्वारा भी आप HCF निकाल सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इसका जो HCF आएगा, इसका जो HCF कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। इसका जो HCF 29 आ रहा है, ये हमेशा मिडिल नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा। ये 29 किसकी वैल्यू है? ये हमेशा सेकंड नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जब 551 को आप 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर होगा। और जब आप 1073 को 29 से डिवाइड करेंगे 29 से, तब आपको तीसरा नंबर पता चल जाएगा और तीनों संख्याएं आपको अलग अलग पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिए डिवाइड करने का भी अपना एक तरीका होता है, आप कितनी फास्ट डिवाइड कर सकते हो वो मैटर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1073 को 29 से डिवाइड करते हैं, तो आप बताइए 29 को 1107 में आपको डिवाइड करना है, लगभग कितनी बार जाएगा? पहली बार। तो आप ये कहेंगे अगर हम 29 को कितनी बार लेके जाएं, आप बताइए। 29 को अगर आप थोड़ी देर के लिए 30 बार लेके जाते हैं, 29 को अगर आप थोड़ी देर के लिए 30 बार लेके जाते हैं तो 29 त्याई कितना होता है? 87 होता है। 29 त्याई 87, 870। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 चाहिए, 3 ही तो चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 29 को कुछ और बार लेके जाना पड़ेगा, तभी तो हमें 3 मिलेगा यहाँ पे। तो कितनी बार लेके जाएं ताकि 29 में किस संख्या से गुणा करें और ताकि हमें 3 मिल जाए यूनिट डिजिट के रूप में? तो आप ये कहेंगे इसमें अगर हम 3 से लाना है हमें, तो किससे गुणा करें? 7 से गुणा कर दें। 29 गुणे 7 कर दें, तभी तो हमें 3 मिलेगा। 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 6 20, 203। 203 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो आपको क्या मिल गया? 1073 मिल गया कि नहीं? तो 30 और 7 37 बार जाएगा ये। कुल मिला के कितनी बार जाएगा? 37 बार जाएगा ये। ठीक है, तो तरीका थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर आपको क्या मिल गया? 37 मिल गया। आपको तीनों नंबर्स पता चल गए। पहला नंबर है 19, दूसरा है 29 और तीसरा आपका 37 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया था, ये SSC के द्वारा दिया गया ऑप्शन है। चलिए देखते हैं पहला योग क्या आता है। 19 प्लस 29 प्लस 37 कितना आ जाएगा? 9 9 18, 18 7 25 के 5 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। इसका आंसर क्या आ गया? 85। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 85। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका SSC का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस पर 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। अभी आपको 3 सहभाज्य संख्याएं दी गई हैं, आगे आने वाले समय में 4 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी आपको दे सकता है और उसके ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 3 को प्राइम नंबर्स हैं, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 713 दिया हुआ है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 1147 दिया हुआ है। तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तरीका आपको सेम लगाना है। पहले 2 का गुणनफल 713 दिया हुआ है, अंतिम 2 का गुणनफल 1147 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो हमेशा मिडिल नंबर आएगा। फिर पहला नंबर कैसे मिलेगा? जब आप जो HCF आएगा वो तो मिडिल नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा। HCF से जब आप
इसको डिवाइड करोगे तो पहला नंबर मिलेगा, जब HCF से आप 1147 को डिवाइड करोगे तब आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। तीनों अलग अलग संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इनका HCF निकालते हैं। तो आप डिवीजन मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं या आप डिफरेंस करके भी अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए डिफरेंस वाला ही लगाते हैं। क्या आता है डिफरेंस वाले में? 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 7 गया 4, 434 है। तो पहली बात तो 434 का HCF बन नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो कभी इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो 434 का अगला मल्टीपल अगर हम देखते हैं तो किसका मल्टीपल है 434? चलिए देखते हैं। तो 434 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो 217 आ जाएगा। ठीक है, 217 ये किससे कट रहा है? 217 7 से कट रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। 7 3 21, 7 1 9 7, मतलब 7 दूनी 14 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तब हमें HCF का पता चल जाएगा। ठीक है, हम इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। 434 को पहले समझिएगा, फिर से हमने कैसे इसको समझा। पहले मैंने इसको अगला फैक्टर निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो 434 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? तब आपने कहा 217 होगा। तो क्या 217 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? तब आप कहेंगे कि अगर हम 3 बार लेके जाते हैं तो 2 3 6, 17 3 51, 651 आएगा। अगर हम इसको 4 टाइम लेके जाएंगे तो 800 कुछ हो जाएगा, इसका मतलब 713 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब अगला फैक्टर आपको 217 दिख रहा है। अब 217 आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है, मतलब ये क्या बन रहा है? 7 गुणे क्या बन रहा है आप बताओ? 7 3 21, 7 1 9 7 और ये 2। इसका मतलब आप बताओ ये जो 434 लिखा हुआ है ये क्या है? कुल मिला के 31 गुणे 14 है। 31 गुणे 14 है। ठीक है, इसका मतलब इसका मल्टीपल क्या आ गया? 31 गुणे 14। तो आप बताइए 31 गुणे 14 आ गया, तो 14 तो इसका फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि ये इवन नंबर है। तो क्या 31 से डिवाइड हो रहा है? 31 से डेफिनेटली डिवाइड होगा क्योंकि आपको प्राइम नंबर ही मिल गया 31। 31 क्या है? प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर तो होगा नहीं अलग से, तो 31 से तो डिवाइड होना ही होना है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो 31 से आप बताइए क्या ये डिवाइड हो रहा है? कितनी बार जाएगा आप बताइए? अगर हम इसको 20 बार लेके जाते हैं 31 को, चलिए हम इस प्रकार लिख लेते हैं, 713 को हम 31 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। और थर्ड नंबर कैसे मिलेगा? जब हम 1147 को डिवाइड करेंगे 31 से। ठीक है, अच्छा ये जो 31 का HCF है तो ये तो मिडिल नंबर बन जाएगा। 31 सेकेंड नंबर, पहला नंबर इस यहाँ से मिल जाएगा, तीसरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल 31 HCF है कि नहीं वो तो अभी पता चल जाएगा, वो डिवाइड हो रहा होगा तो HCF बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 31 दूनी 62, 62 कितना बच गया? 9 बच गया। 31 3 93, 23 आ गया। 23 बार जा रहा है, इसका मतलब पहला नंबर कितना मिल गया? 23 मिल गया। ठीक है, 31 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार जाएगा आप बताइए? 31 93, 93 और 20, 93 और कितना बच गया? 21 बच गया ना, और 7 बार। तो कितनी बार और लेके जाए? 31 से इसको कितनी बार लेके जाए? 7 बार जाएगा, 37 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ पे HCF निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डिवीजन मेथड से इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड। फिलहाल मुझे डिफरेंस मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शॉर्ट में और जल्दी मिल जाता है HCF। ठीक है, चलिए HCF इसका यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, 31 आया था ना। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? तीनों संख्याओं का योग बताना है आपको। तो तीनों संख्याएं तो आपको मिल ही चुका है। क्या क्या मिल गया? 23, 31 एंड 37। तो क्या मिल जाएगा आंसर? 3 1 4 7 4 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 3 9। आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 91। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग क्या मिल गया आपको? 91। ठीक, समझ में आ गया सभी को? चलिए 2 क्वेश्चन तो आपका हो गया जिसमें हमने 3 सहभाज्य संख्याओं का लिया हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं 4 सहभाज्य संख्याओं का। देखते हैं कि उस क्वेश्चन को अगर 4 सहभाज्य संख्याएं आ गई और उसमें आपको दिया रहेगा पहले 2 का गुणनफल, फिर अगले 2 का गुणनफल, फिर अंतिम 2 का गुणनफल, 3 पार्ट में दिया रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 सहभाज्य संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 247, अगली 2 संख्याओं का गुणनफल 437,
और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 713 है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए कंसेप्ट आपको उसी क्वेश्चन को सोच के लगाना है जो आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी आप ये चार सहभाज्य संख्याएं दे रही हैं, सपोज हम यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार सहभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी गई हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन आप केवल तीन ही सहभाज्य संख्याओं को मान के लगाइए। चौथी संख्या तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, पहले आप केवल तीन सहभाज्य संख्याओं को मान के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, आप बताइए क्या दिया हुआ है? पहली दो संख्याओं का गुणनफल 247, इनका क्या दिया हुआ है? पहली दो का गुणनफल 247। ठीक है, अगली दो संख्याओं का गुणनफल 437, अगली दो का गुणनफल 437। अभी आप चौथे नंबर को भूल जाइए, केवल क्वेश्चन इस पे सॉल्व कीजिए। अगर केवल इतना क्वेश्चन होता तो आप बताइए, मैंने आपको बताया इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ जो निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? इन तीन में मिडिल नंबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा आप बताओ? इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताइए? कितने का डिफरेंस है? 7 में से 7 गया 0, 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 2 गया 190। 190 मतलब क्या होता है? 19 गुणे 10। 19 गुणे 10 तो क्या ये 19 दोनों से कट ही रहा होगा, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर मिल गया आपको। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर यहाँ पे क्या मिलेगा? 19 ही तो मिलेगा, सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो 19 ही बनेगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या मिल गया आपको? इन दोनों का एचसीएफ आपको क्या मिल गया? 19 मिल गया। तो पहला नंबर कैसे मिलेगा आप बताइए? पहला नंबर आपको मिलेगा जब आप 247 को डिवाइड करेंगे 19 से। ये जो एचसीएफ होगा ये हमेशा कौन सा नंबर होगा? मिडिल नंबर होगा, तीनों में से मिडिल नंबर। ठीक है, पहला नंबर कैसे मिलेगा? जब आप 247 को डिवाइड करेंगे 19 से। कितनी बार जाएगा आप बताइए? 19 51 19, 5 बच गया, 19 3 57, 13 बार जाएगा। पहला नंबर आपको मिल गया 13। तीसरा नंबर कैसे मिलेगा? तीसरा नंबर आप बताइए कैसे मिलेगा? जब आप 437 को डिवाइड करेंगे 19 से तो क्या मिल जाएगा आप बताइए? 19 दूनी 38, 5 बच गया, 19 3 57, 23 मिल गया। तीसरा नंबर आपको 23 मिल गया। ठीक है, अब आपको केवल चौथा नंबर ज्ञात करना है। तो आप बताइए चौथा नंबर कैसे मिलेगा? आपको चौथा नंबर यहां से मिलेगा, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 713 है। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल मतलब तीसरे और चौथे का गुणनफल। तीसरे और चौथे का गुणनफल कितना है? 713। तीसरे और चौथे का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 713। तो तीसरा नंबर तो आपको पता ही चल गया है 23 है, तो यहां पे 23 रख दो। 23 गुणे चौथा नंबर बराबर 713। तो चौथा नंबर क्या आ जाएगा आप बताओ? चौथा नंबर क्या आएगा? 713 को 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 3 69, 2 बच गया और 23 1 23, 31। चौथा नंबर क्या मिल गया? 31 मिल गया। ठीक है, आपके सामने चारों नंबर्स आ चुके हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारी? सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 31 और सबसे छोटी संख्या क्या है? 13। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 18। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन आपके सामने चार सहभाज्य संख्याओं का था, तो मैंने उस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखा दिया कि अगर चार सहभाज्य संख्याओं का आएगा तो क्वेश्चन को प्रोसीड उसी तरीके से करना है जैसे आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाया है। चार सहभाज्य आ गया तो आपको पहले तीन संख्याओं पे वो फॉर्मेट अप्लाई करना है, फिर चौथी संख्या तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्योंकि आपको अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल दिया ही जाएगा, और तीसरी संख्या आपको कंसेप्ट से पता चल जाएगा। तो तीसरी और चौथी के गुणनफल में जब तीसरे का मान रख देंगे तो चौथा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस पर और क्वेश्चन करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस टाइप का है वो देखते हैं। यदि आर वह शेषफल है, वह रिमाइंडर है, जिसे जो 64 54 7306 और 8797 को एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित किया जाता है और प्राप्त होता है। ठीक है, तो डी माइनस आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ घुमा के थोड़ा सा दिया गया है। क्वेश्चन असल में वही है जो मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया हुआ है। कंसेप्ट क्या मैं लिखवाया हुआ है मैंने कि कोई संख्या है, मान लीजिए 3 नंबर्स हैं कि ए बी सी है, और इसको एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से डिवाइड करने पर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया हुआ है, 3 संख्याएं ए बी सी हैं, इसको बड़ी से बड़ी संख्या डी से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल
आर छोड़ता है तो वह संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, a माइनस आर, बी माइनस आर और c माइनस आर का क्या निकाल लीजिएगा, a माइनस आर, बी माइनस आर और c माइनस आर का HCF निकाल लीजिएगा, और जो HCF आएगा वो रिमाइंडर घटाने के बाद तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी 100%। तो क्वेश्चन उसी कंसेप्ट का है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए क्या कहा गया है, तीन संख्याएं हैं हमारे पास, 6454, 7306 और 8797, ठीक है, तीन संख्याएं हमारे पास। अब आपको वो नंबर निकालना है। पहली बात तो किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या d है, इसको d से डिवाइड किया गया, वह अधिकतम नंबर है, d से डिवाइड किया गया, और इसको भी d से डिवाइड किया गया। यहां भी रिमाइंडर r मिल रहा है, यहां भी रिमाइंडर r मिल रहा है, और यहां भी रिमाइंडर r मिल रहा है। तो आपको d की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो r की वैल्यू अननोन दी गई है, r की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन लैंग्वेज उसी टाइप का है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, आप उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन बना देंगे अपने आप से। चलिए देखते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है। अब देखिए, वह d का मान अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना मिलेगा, 6 में से 4 गया 2, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 2, 12 में से 4 गया 8, 852 मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 7 गया 1, 1491, ठीक है, 1491। अब आप क्या कीजिए, जो इनका डिफरेंस मिला 852 और 1491 का, इन दोनों का आप HCF निकाल लीजिए। अब HCF आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप किस तरीके से निकालते हो, या तो आप डिफरेंस मेथड से निकालिए या तो आप डिवीजन मेथड से निकालिए। इन दोनों का HCF आपको निकालना है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर सके, वो d का मान होगा हमारा, ठीक है। तो क्या आएगा आप बताइए, इन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बच गया 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे बच गया 14 में से 8 गया 6, 639। 639 अगर हम देखेंगे तो ये 822 को नहीं काट रहा, इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF नहीं हो सकता 852 और 1491 का, ठीक है। तो 639 का अगला फैक्टर अगर हम देखें, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 639 में 9 छिपा हुआ है, 9 7 63, 9 51 9, इसका मतलब 639 क्या है, ये 71 गुणे 9 है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अब आपको हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या मिल गया, 71, इसका मतलब 852 71 से भी, इस 852 71 जो है वो 852 को भी काटेगा और 1491 को भी काटेगा 100%, क्योंकि मैंने इसका डिफरेंस लिया और डिफरेंस में से मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अलग कर लिया, तो इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों का HCF क्या बनेगा, 71। बड़ी ही आसानी से आप HCF निकाल सकते हो, ठीक, समझ में आ गया। 71 इसका HCF हो गया। यहाँ पे हम इसको मिटा के डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इन दोनों का HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 71, ठीक है। इसका मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई d का मान, जो d का मान आ गया वो कितना मिल गया, d का मान आ गया आपका 71। अब आपको r वह शेषफल भी ज्ञात करना है जो d से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। तो किसी भी एक संख्या को निकाल लीजिए, क्योंकि r का मान तो तीनों में समान होगा, या d से चाहे आप इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, जो r की वैल्यू आएगी वो तीनों में समान आएगी। अभी आपके सामने हम चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप चलिए 6454 को d से डिवाइड कर दीजिए, d का मान कितना है 71, और रिमाइंडर का पता लगा लीजिए कि रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिख देते हैं हम लोग डिवीजन मेथड में, 71 को 6454 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा आप बताओ, 9 बार लेके चले जाएं, 9 1 9, 9 7 63, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और कितनी बार जाएगा, 71 दूनी 142, कितना मिल जाएगा, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए 7306 को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट, यहां पे देखते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पे चेक कर लीजिएगा। यहां पे
9 बार हम लेके गए थे, तो 9 एकन्नम 9 होगा यहाँ पे, ठीक है, 9 एकन्नम 9 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, तो कितना आ जाएगा फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 9 एकन्नम 9, 9 सत्ती 63, कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 3 गया 0। अब ठीक है 4 उतार लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स ही जाएगा, तो कुल मिला के 90 बार गया, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो आप, 90 बार गया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अब आप ये देखेंगे कि आप 71 से 7306 को भी डिवाइड करो, रिमाइंडर आपको 64 ही प्राप्त होगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग, 71 से 7306 को हम डिवाइड कर देते हैं, एक बार जाएगा, कितना आ गया 2, 0 उतार लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 और उतार लेते ताकि 6 भी आ जाए। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 71 दूनी 142, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 4 गया 6। आप ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ भी सेम मिल रहा है, 64 ही मिल रहा है। आप इसको भी 71 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर आपको 64 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि कंसेप्ट हमारा क्या था, ठीक है। अब आप बताइए कि डी और आर, आपसे क्या पूछा गया, डी माइनस आर की वैल्यू बताइए। तो डी माइनस आर का मान क्या आ जाएगा, आप बताइए। डी की वैल्यू है 71 और आर का मान है 64, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ गया, 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल और सीपीओ में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मेंस में भी आएगा और सीजीएल 2020 में भी आएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर से समझिएगा एक बार, 3 संख्याएं थी आपके सामने, 64, 54, 7306 और 8797। इसको एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हर बार आर बच रहा था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया और इन दोनों का डिफरेंस लिया। दोनों का डिफरेंस क्या है, 852 और 1491। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस का एचसीएफ ले लेना है। करना इतना केवल है, डिफरेंस का आपको एचसीएफ ले लेना है। मैंने एचसीएफ ले लिया, जो भी एचसीएफ आएगा वो आपका डी का मान होगा। डी का मान कितना आ गया, 71 आ गया। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको डी से डिवाइड कर, किसी एक संख्या को आपको तीनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कि रिमाइंडर समान आएगा, ठीक है। तो इसको डी से डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे इसको, तीनों में से किसी एक नंबर को आप डी से डिवाइड कर लीजिए और आर की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो डी माइनस आर की वैल्यू पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एक और आया हुआ है, सीपीओ में ही आया हुआ है शायद, तो देखिएगा उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन पैटर्न का है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके से भी आपको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ, यदि आर व शेषफल है जो 4749, पहला नंबर है 4749, 5601 और 7092 को एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो डी प्लस आर का मान बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इसका डिफरेंस क्या आएगा बताइए, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे बच गया 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बच गया 5, और 15 में से 7 गया 8, ठीक है, 852। यहाँ पे कितना बचा है, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 0 गया 9, और 70 में से 56 निकल जाएगा 1491, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 852 और 1491 जो इसका डिफरेंस आएगा उसका आप क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 852 और 1491, सेम नंबर आपको पिछले क्वेश्चन में भी मिला था। इन दोनों का एचसीएफ क्या आया था, इन दोनों का एचसीएफ आया हुआ था आपका 71, ठीक है। तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान आपका हो जाएगा 71। अब किसी एक संख्या को डी से डिवाइड कर रिमाइंडर का पता, आर का पता लगा लीजिए आप, ठीक है। तो 4749 को हम डिवाइड कर देते हैं, 4749 को आप 71 से डिवाइड करके रिमाइंडर का पता लगा लीजिए, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार लेके जाएं आप बताइए। 71 को अगर हम यहाँ पे 6 बार लेके चले जाते हैं, 6 एकन्नम 6 बार लेके जाते हैं, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42, कितना मिल गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे बच गया 6 में से 2 गया 4, 48। इस 9 को यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो 6
बार जाएगा 426, रिमाइंडर कितना जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, रिमाइंडर कितना आ गया 63 आ गया। आप 71 से 5601 को भी डिवाइड करेंगे, आप चेक कर लीजिए 5601 भी आप 71 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 63 ही प्राप्त होगा हर बार, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, 7 बार हम लेके चले जाएं, 7 एकन्नम 7, 7 सत्ता 49, या 8 बार लेके जाते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 से नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे क्या बच गया 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 1 उतार लेते हैं और कितनी बार जाएगा आप बताइए 71, कितनी बार लेके चले जाएं, 9 बार लेके चले जाएं, गलती तो नहीं हो रही है, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15 16 6 हासिल 1 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5601 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, 9 एकन्नम 9, 9 सत्ते 13, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लेके जाते हैं, 8 एकन्नम 8 और 8 सत्ते 56, क्या मिल जाएगा, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे मिला 2, 2 12 में से 6 गया 6, यहाँ भी 63 मिल रहा है रिमाइंडर। आप 7092 को भी आप डिवाइड करोगे 71 से तब भी आपको रिमाइंडर 63 ही मिलेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। आपसे क्या पूछा गया, डी प्लस आर का मान बताइए, मतलब 71 प्लस 63 कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 7 6 13, 134। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 134, ठीक है। समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब 2 क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, किस टाइप का हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, एक मजदूर को कुछ दिनों के लिए एक कार्य पर रखा गया जिसके लिए उसे 1139 रुपए पे किया जाना था, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा जिससे उसका वेतन कट कर लिया गया होगा और उसे केवल 871 रुपए ही दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां भी आपको अधिकतम वर्ड मिल जाए, जहां भी आपको अधिकतम ज्ञात करने के लिए कहा जाए, आप वहां पे समझ जाइएगा कि वह केवल एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, केवल 1139 और 871 का एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। 1139 और 871 का एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं पहले से। मान लीजिए किसी मजदूर को 7 दिन के लिए रखा गया, ठीक है, 7 डेज के लिए रखा गया, ठीक है। अब इसको आपसे कहा जाए 7 डेज के लिए रखा गया और इसको कहा जाए कि 70 रुपए दिया जाना था। मैंने कहा कि 7 डेज के लिए आपने इसको रखा और आपने कहा कि 70 रुपए इसको दिया जाना था 7 दिन का, ठीक है। लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहा और इसे केवल 50 रुपए ही दिया गया। कुछ दिन अनुपस्थित रहा और इसे केवल 50 रुपए ही दिया गया। अब आपसे पूछें कि उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, तब आप कहेंगे कि इन दोनों का क्या निकालने, इन दोनों का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ ही तो निकालोगे। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 10 रुपए आएगा। तभी तो आप कहोगे कि एक दिन की सैलरी, मैक्सिमम सैलरी 10 रुपए थी, तो 7 दिन की कितनी दी जानी चाहिए थी, 70। मान लीजिए आपको 7 डेज ना पता हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे कि 7 डेज के लिए रखा गया था। आप क्या करेंगे, 70 और 50 का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो आपको एक दिन की सैलरी पता चल जाएगी और आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने दिनों के लिए रखा गया था, ठीक है। अब आप बताइए कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है आपको केवल, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ आप बहुत सारे तरीकों से, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, या डिफरेंस करके निकाल सकते हो। क्या आएगा डिफरेंस, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे क्या बच गया, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 268 ये आपको मिल गया, ठीक है। 268 मिल गया, तो 268 तो डिवाइड करेगा नहीं, एक ऑड नंबर से डिवाइड होगा नहीं, एक इवन नंबर तो ऑड नंबर को डिवाइड करेगा नहीं। तो चलिए इसका कोई फैक्टर ढूंढते हैं, क्या मिल जाएगा इसका फैक्टर। इसका एक फैक्टर हो जाएगा 134, ये भी एक इवन नंबर है तो करेगा तो है नहीं। अगला देखते हैं, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 67 मिल जाएगा, 67 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका एचसीएफ क्या मिल गया आपको, 67। इसका एचसीएफ क्या मिल गया आपको, 67। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक दिन की इसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी आएगी, 67 आ जाएगा, ठीक है।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, वो किस टाइप का हो सकता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, तब आप क्या करोगे, सिर्फ दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लोगे, वो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम सैलरी पर डे का कितना होगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक मजदूर को कुछ दिनों के लिए एक कार्य पर रखा गया जिसके लिए उसे 1422 रुपए दिया जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा एवं उसे केवल 1106 रुपए ही दिया गया। वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, इस क्वेश्चन में आपको यह निकालना है कि वह मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कैसे करना है। पहले तो आप ये निकालिए कि उसकी मैक्सिमम मजदूरी पर डे की कितनी थी। ठीक है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको मैक्सिमम मजदूरी निकालना है तो 1422 और 1106 इन दोनों का क्या निकाल लिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे क्या बच गया 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 10, सॉरी 12 में से 6 गया 6, इधर से घटाना चाहिए था, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बच गया 1, 16 बच गया, यहाँ पे 14 में से 11 गया 3, 316 आ गया। तो क्या 316 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा, क्योंकि 3 बार लेके जाएंगे तो 11 कितना बन जाएगा 948, और 4 बार लेके जाएंगे 1200 समथिंग हो जाएगा। तो 316 डिवाइड नहीं कर रहा। तो 316 में देखिए क्या कोई प्राइम नंबर छिपा हुआ है, तो आप इसको अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या 4 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, आप बताओ। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 3 बचा 4 9 36, 79 इंटू 4 है। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा प्राइम नंबर इसमें क्या छिपा था, 79। तो आपका एचसीएफ क्या बन गया, 79। ठीक है, आपका एचसीएफ क्या आ गया, 79 आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 79। अब आपसे अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इसकी एक दिन की मैक्सिमम सैलरी कितनी थी, तब आपका आंसर क्या था, 79। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसको कितने दिन के लिए काम पर रखा गया था, तब आप ये कहेंगे कि एक दिन की सैलरी 79 और इसको दिया जाना था 1422, तो कुल कितने दिन के लिए काम पर रखा गया था, तो इसको 79 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, आप बताओ। 79 डिवाइड कर दीजिए 1422, तो देखिए आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, अगर आप 10 बार लेके जाएंगे तो 790 बार जाएगा, 790 तक चला जाएगा। अब आपको यूनिट चाहिए 2, तो कितनी बार लेके जाएंगे ताकि यहां पे उस संख्या से गुणा करने पर आपको 2 प्राप्त हो जाए। तो आप ये कहेंगे अगर हम यहाँ पे 8 9 72, 8 से गुणा कर दें, 8 से गुणा कर दें, तो आप कहेंगे कि 8 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहली बार 10 से गुणा करने पर आपको 790 मिला, 8 से और गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 2 मिल जाएगा आपको। तो एक बार चेक कर लीजिए आप अपनी संतुष्टि के लिए कि 18 बार जा रहा है कि नहीं। फिलहाल मुझे तो पता चल गया कि 18 बार जा रहा है। ठीक है, 8 बार चेक कर लेते हैं। 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 से 56 और 7 63, 2 9 7 16 के 6 हासिल 1 7 6 13 1 14, एक मिनट कुछ गलत हो गया। 8 9 72 के 2, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 से 56 और 7 63 है यहाँ पे 63। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 7 6 13 1422 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है शॉर्ट में थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा कीजिए कैलकुलेशन करते समय कि आपका कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कितने दिनों के लिए काम पर रखा गया है, तब आपका आंसर क्या आता, 18 आता। आपसे ये पूछा गया कि उसको कितने दिन वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो आप ये निकाल लीजिए कि कितने दिन उसने काम किया, तो पता चल जाएगा कि कितने दिन के लिए रखा गया था और कितने दिन काम किया, तो अनुपस्थित का पता चल जाएगा। तो उसको कितना दिया गया था, 1106 रुपया दिया गया था। तो देख लेते हैं कितना दिन काम किया उसने, 79 से डिवाइड कर दीजिए। 10 बार लेके जाएंगे 790 आएगा। कितनी बार और लेके जाएं, कितनी बार और लेके जाएं ताकि यूनिट डिजिट 6 मिल जाए, तो आप ये कहेंगे अगर हम यहाँ पे 4 बार ले जाए, 4 9 36, 6 मिल जाएगा, 14 बार जाएगा कुल मिला के। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 14 बार जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 79 इंटू 4 कर लेते हैं, इंटू 4 कर लेते हैं, तो क्या 1106 मिल रहा है कि नहीं, तो 4 बार जाएगा, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 7 28 3 31, क्या मिल जाएगा, 6 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 3 11, 1106 मिल गया। इसका मतलब 14 बार जाएगा। इसको 18 दिन के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन यहाँ केवल 14 दिन
ही काम पर आया तो अनुपस्थित दिनों की संख्या क्या होगी, 18 में से 14 निकल जाएगा, यह कुल मिलाकर 4 दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, एक लाइब्रेरी में 84 मैथ्स की बुक्स हैं, 90 फिजिक्स की बुक्स हैं और 120 हिंदी की किताबें हैं। ठीक है, इन्हें विषयवार ढंग से रखा जाना है। विषयवार ढंग का मतलब हुआ कि इनको सब्जेक्ट वाइज रखा जाना है कि एक सब्जेक्ट का अगर आप लेंथ लगा रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट रहेगा, मतलब आपको मैथ्स में फिजिक्स की बुक्स को मिक्स नहीं करना है या हिंदी की बुक्स को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो न्यूनतम कुल कितनी लाइनों में किताबों को एक के ऊपर करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ये देखिए, 84 मैथ्स की बुक हैं, 90 फिजिक्स की बुक्स हैं और 120 जो हैं वो आपकी हिंदी की बुक्स हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि पहले तो आपको ये निकालना है कि एक जो आप लाइन बनाओगे उसमें कितनी मैक्सिमम बुक्स आ सकती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक लाइन में अधिकतम किताबों की संख्या क्या होगी, अधिकतम वर्ड आ गया। अब अधिकतम वर्ड आ गया तो आप क्या करेंगे, 84, 90 और 120 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। वैसे भी आप साफ साफ कह सकते हैं HCF कितना आएगा आप बताइए। 12 से तो इन दोनों का HCF 12 आ जाता, लेकिन 12 से तो 90 कटेगा नहीं। ठीक है, सॉरी 12 से 12 25 नहीं, 12 से तो कटेगा नहीं, तो आप 6 का इनका HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनका HCF आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए जब इनका HCF 6 आ गया, आपको ये निकालना है कि इनको कितने मैक्सिमम लाइनों में रखा जा सकता है। तो आप बताइए अगर एक लाइन में 6 किताबें रखी जा रही हैं तो कितने लाइन बनेंगे मैथ्स के, तो कितने बनेंगे, 14 लाइनें बनेंगी। ठीक है, अगर हम कहें फिजिक्स की कितनी लाइनें बनेंगी तो आप कहेंगे 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 लाइनें बनेंगी। ठीक है, फिर हम 120 को तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो इसकी कुल कितनी लाइनें बनेंगी, 20 लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो कुल कितने लाइनें तैयार हो गई, 14 लाइनें मैथ्स की, 15 लाइनें फिजिक्स की और 20 लाइनें किसकी तैयार हो गई, हिंदी की। तो टोटल कितनी लाइनें बन गई, 15, 14, 15, 29 और 20, 15, 29 और 20, 49। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 49। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता, फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर दें, अगर आपसे ये पूछा जाता कि एक लाइन में मैक्सिमम किताबों की संख्या क्या हो जाती, तब आप तीनों का HCF निकाल लेते। लेकिन अगर आपसे टोटल लाइनों की संख्या पूछ रही है तब आप क्या करेंगे, पहले आप मैथ्स की लाइनें निकाल लेंगे और फिर फिजिक्स का कितना लाइन बन रहा है उसका निकाल लेंगे, फिर आप ये निकालेंगे हिंदी बुक्स की कितनी लाइनें बन रही है, फिर तीनों लाइनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मिल जाएगा आपको, कुल कितनी लाइनों में किताबें आ रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोगों का। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। आपसे पूछा गया है वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि उन्हें 10 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 मीटर 75 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाना हो। ठीक है, एक फर्श है आपका, तो ये है आपका 10 मीटर 85 सेंटीमीटर, टोटल हम सेंटीमीटर में बना देते हैं। ठीक है, 10 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर ये और 85 है तो 1085 सेंटीमीटर ये बन गया। चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो हम इसको मान लेते हैं 775 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है इसमें कि वह मैक्सिमम, देखिए आप ये मत समझिएगा कि न्यूनतम वर्ड लग गया तो ये एलसीएम का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछता है आपसे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि आप एक टाइल, जो ये एक टाइल लगाया जा रहा है, इसकी मैक्सिमम लंबाई क्या होगी, एक टाइल जो लगाया जा रहा है उसका लंबाई क्या होगा, तब आप क्या निकालते, वर्गाकार टाइल है तो लंबाई और चौड़ाई तो इक्वल ही होगी। तब आप, अगर आपसे ये पूछा जाता कि वह अधिकतम वर्गाकार टाइल की लंबाई बताइए जो इसमें लगाया जाना है, तो अधिकतम वर्ड आ गए तो आप 1085 और 775 का क्या लेते, HCF लेते कि ना लेते। तो अगर आप 1085 और 775 का
अगर आप HCF निकालें तो HCF क्या आएगा, पहले तो इनका डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 7 गया 3, ठीक है 310 आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम प्राइम नंबर क्या छुपा हुआ है, 31। 31 गुणे 10 है, तो इसमें मैक्सिमम प्राइम नंबर क्या है, 31 है। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना आ गया, 31 आ गया। इन दोनों का HCF कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। HCF आपका आ गया 31, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि लंबाई कितनी है वर्गाकार टाइल की, तब आपका क्या आता है 31। ये किस में है, यूनिट में है, सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने ये भी सेंटीमीटर बनाया ये भी सेंटीमीटर बनाया, तो ये क्या आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है 1085 सेंटीमीटर गुणे 775 सेंटीमीटर। एक टाइल का एरिया कितना होगा, वर्गाकार है तो वर्गाकार एरिया कितना होता है, भुजा का स्क्वायर 31 गुणे 31। ये हुआ टोटल फर्श का एरिया, ये हुआ एक टाइल का एरिया। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइलों की क्या पता चल जाएगी, संख्या पता चल जाएगी टोटल। तो डिवाइड कर देते हैं, 31 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा 31 93, 93 बार ये हो गया, कितना बच गया 15, 31 पंचे 155, 35 बार ही चला गया, ठीक है। 31 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 31 63 और कितना बच गया 31 63, 63 10 73 477, 31 93 होता है, 31 दूनी 62, 62 कितना बचा 15, 5 बार, ठीक है। तो 35 गुणे 25, 35 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 या 75, 75 और 12 87। कुल टाइलों की संख्या कितनी आ गई, 875 आ जाएगा, ठीक है। मैंने अब आपसे बताया हुआ है कि दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर वर्गाकार टाइल का आकार पूछेगा तो आकार कितने का आएगा, दोनों का HCF निकाल लीजिए। लेकिन अगर संख्या पूछी जाएगी तो फर्श के क्षेत्रफल को डिवाइड कर दीजिए एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो आपको मिल जाएगी संख्या, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। एक ब्रैकेट में आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 6 - 1 और सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर 4 + 2x³ - 2x - 1 का HCF ज्ञात कीजिए, और ये आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा ऑप्शन का भी आप सहारा ले सकते हो, देख रहे हैं कि x² के फॉर्म में है, x - 1 के फॉर्म में है। आप यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, x² का क्यूब -1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दें a³ - b³ का, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा आपका x² - 1 और सेकंड ब्रैकेट में कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर x² - 1 तो होगा ही होगा, और ऑप्शन में भी x² - 1 मिल रहा है, ठीक है। बस आपको चेक क्या करना है कि क्या यहाँ भी एक फैक्टर x² - 1 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि x की पावर 4 - 1 को अगर एक साथ हम कंबाइन कर दें और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, ठीक है। तो आप बताइए x की पावर 4 - 1, इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ 2x³ - 2x को, ठीक है। ये मैंने कंबाइन कर दिया। अब यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, x² - 1 और x² + 1 लिख सकते हो कि नहीं। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें a² - b² के फॉर्मेट में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x² - 1 x² + 1, ठीक है। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 2x³ में इसमें क्या लिख सकते हो आप, अगर हम यहां पे क्या कॉमन कर लें, 2x कॉमन कर लें, अगर हम यहां पे 2x कॉमन कर लें तो क्या बचेगा आप बताओ, 2x कॉमन कर लिया तो यहां पे बचा x² और यहां पे क्या बच गया -1, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है x² - 1 यहां भी है, x² - 1 यहां भी है, तो x² - 1 कॉमन कर लीजिए दोनों में, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में आपका बच जाएगा x² + 1 + 2x, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां भी एक फैक्टर x² - 1 है और यहां भी एक फैक्टर x² - 1 है। जब दोनों में x² - 1 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x² - 1, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़े तो HCF का एक लास्ट क्वेश्चन आज और करते हैं, और बाकी अगले
वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम आपको दिया गया है 60 है। प्रथम 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पर लैंग्वेज को बहुत तरीके से चेंज कर सकता है। 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है, या 4 लगातार सम संख्याओं का एलसीएम इतना है, या 4 लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम इतना है, या 4 लगातार अभाज्य संख्याओं का इतना है। तो वो सारी चीजें डिपेंड होगी कि एलसीएम दिया कितना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम आपका दिया हुआ है 60। अगर हम इसका एलसीएम फैक्टर करें तो आपको क्या मिलेगा, आप बताइए। 4 गुणे 15 मिलेगा, 4 गुणे 15 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही मिलेगा, ठीक है। 2 की पावर 2, 3 और 5 1, ठीक है। आपको यहां पे दिख रहा है 4 लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। तो आप बताइए 60 है, आप ये देख रहे हैं कि 2 यहां पे आपको मिला 4 3, या हम इसको अरेंज करके अगर लिख दें तो 3 4 और 5 ये मिल रहा है। 60 मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 4 गुणे 5, इसका एलसीएम 60 मिल रहा है। 4 क्रमागत, अगर आप इसको क्रमागत बनाना चाहते हैं तो यहां पे तो 6 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर आप 6 ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप बताइए। 6 भी ऐड कर सकते हैं यहां पे, या आप क्या कर सकते हो, आप बताइए। अगर हमने संख्याओं को मान लिया 3 4 5 6, या तो आप यहां पे 6 ऐड करोगे, या आप इसको क्या करोगे 3 गुणे 4 गुणे 5 और इसके आगे 2 ऐड कर सकते हो, तब भी आपका एलसीएम नहीं चेंज होना चाहिए। चाहे आप आगे ऐड करो चाहे आप पीछे ऐड करो, एलसीएम चेंज नहीं होना चाहिए, एलसीएम 60 ही बनना चाहिए। तो अगर आप आगे ऐड करते हैं तो 3 4 5 तब भी एलसीएम 60 मिल रहा है। अगर आप पीछे ऐड करते हैं तो नंबर्स आपको 2 3 4 और 5 मिल रहा है। लेकिन आपको एक कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रथम 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर होना चाहिए। प्रथम 2 संख्याओं का योग, आप बताइए, प्रथम 2 संख्याओं का योग 4 और 3 7 बन रहा है, और चौथी संख्या क्या है 6 है, तो क्या ये इक्वल बन रहा है, इसका मतलब ये ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे आते हैं तो प्रथम 2 संख्याओं का योग 2 और 3 5 चौथी संख्या के बराबर मिल रहा है, 100% मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 3 4 और 5 की आप ग्रुपिंग कर सकते हो। एलसीएम इसका 60 बनेगा, प्रथम 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, चारों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो चारों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, 2 3 5 5 4 9 9 5 14। आपका आंसर क्या आ जाएगा, चारों संख्याओं का योग कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।